गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था। इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे, कंपाउंड होंगे, रेडिकल्स होंगे। उन रेडिकल्स, कंपाउंड और एलिमेंट्स में जो डिफरेंट एटम्स होंगे उनके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ये बहुत ही बेसिक एक लेक्चर में डाल रहा हूँ। आइए इस लेक्चर में हम देखते हैं। मेरा टॉपिक है, देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट्स में हमको ये देखना है कि वो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन रखना है। फर्स्ट है इन केस ऑफ एटम। एक एटम को उठाते हैं, उस एटम के अंदर हम देखते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। आइए कुछ बचपन में चलते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल में कहूँ कि मुझे बताइए सोडियम Na, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका एटॉमिक नंबर 11, वेट इसका 23। देखिए बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, हमारे गुरुजी ने हमको पढ़ाया था कि जो एटम होता है, परमाणु होता है, वो उदासीन होता है। एटम इज न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, इसका रीज़न भी पढ़ाया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ है एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल पढ़ा था, न्यूट्रल होता है। इसका केस भी जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, यानी कि एक एटम न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और ये जानते हुए बचपन में हमने ये पढ़ लिया था क्या, कि जब एटम न्यूट्रल होता है तो वहाँ पर एक छोटा सा रूल हमने बचपन में पढ़ा था, क्या, कि E = P = Z। E = P = Z। ये बचपन में हमने पढ़ा था। Z किसे इंडिकेट करता है, P किसे इंडिकेट करता है, E किसे बताता है। E कहता है किसको, तो इलेक्ट्रॉन्स। P किसको बताता है, तो प्रोटॉन्स। और Z किसको इंडिकेट करता है, तो एटॉमिक नंबर को बताता है। Z एटॉमिक नंबर। ठीक है, आइए थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम। मान लिया मैंने कि X नाम का कोई मेरे पास एलिमेंट है, इसके मुझे एटॉमिक नंबर को दिखाना है। तो इसके एटॉमिक नंबर को हम लोग इसके बेस लिमिट पे लिखते हैं, यानी कि यहाँ इसको डिनोट करते हैं किससे, एटॉमिक नंबर को Z से लिख दिया मैंने, Z। एटॉमिक वेट को कहाँ दिखाएंगे, तो उसके अपर बेस पे यानी ऊपर। और इसको किससे दिखाते हैं, तो A के द्वारा। कोई फॉरेन राइटर का बुक इससे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देता है, दोनों को सेम साइड। यानी एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करेंगे, Z से। इसके वेट को किससे डिनोट करेंगे, A से। ये छोटी सी बेसिक चीज़ है। अब आइए अब कैलकुलेशन करते हैं हम, इस सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। आइए सोडियम है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल होने के कारण देख लिया कि E और P का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पर इसका Z कितना दिखाई दे रहा है मेरे पास, Z इसका 11। और ड्यू टू ये न्यूट्रल होने के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितना, 11, प्रोटॉन भी कितना, 11। ठीक है, अब आती है बारी एटॉमिक वेट की। अगर मुझे इसका एटॉमिक वेट निकालना हो तो इसके लिए भी हमने बचपन में एक रूल पढ़ा था कि एटॉमिक वेट जिसे A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A = N + P। ठीक है, N + P। अच्छा, अब बात आती है, कोई कहे कि सर यहाँ पर Z = E = P आपने लिख दिया है। एटॉमिक वेट मुझे निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला हमने देख लिया कि A = N + P होता है। एक बच्चा मुझसे खड़ा होकर पूछता है कि सर आपने यहाँ पर N + P लिखा है, क्या इस P के स्थान पर या P के बदले क्या हम यहाँ पर E यूज़ कर सकते हैं या Z यूज़ कर सकते हैं। तो एक बच्चे ने कहा कि सर यहाँ पर हम Z यूज़ कर देते हैं। चलिए Z यूज़ कर देते हैं, लीजिए ये भी कर सकते हैं जी। अब एक दूसरा बच्चा खड़ा होता है, वो मुझसे कहता है कि सर यहाँ पर A = आपने PZ लिख दिया, PZ, E भी तो इसके इक्वल है, तो क्या हम इसके बदले में E नहीं लिख सकते, N + E लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिख सकते।
अब क्यों नहीं लिख सकते, क्या कारण है भाई, जबकि यहाँ सामने बोर्ड पे लिखा है, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, E इक्वल टू पी इक्वल टू जेड, तीनों का वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पर हम P और Z लिख सकते हैं लेकिन E नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी केमिस्ट्री में हमारे जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, यानी कि लॉस और गेन होता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, हम एटम का स्ट्रक्चर हमने देखा है कि इसके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के में क्या रहते हैं, तो N+P रहता है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ रहते हैं, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, लॉस गेन इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन न्यूक्लियस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। इस न्यूक्लियस के लिए हम अलग से केमिस्ट्री में पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, या फिजिक्स में भी चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें हम सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन ये केमिस्ट्री है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है, इसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो फिक्स हो गया, यानी कि इसका लॉस गेन नहीं होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन का तो लॉस गेन हो सकता है। तो जब ये लॉस और गेन होगा, ई इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन जब मेरे पास आ जाएगा, तो क्या ये रूल फॉलो करेगा, तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा। इसलिए इसको हम नहीं लिख सकते, इसको और इसको लिख सकते हैं जनरली। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी। अब आइए, ये तो सिंपल न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल के लिए छोटा सा रूल देख लिए, इसमें हमने बता दिया कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 11। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका वेट होता है 24। इसमें मुझे बताने हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का कारण हमने देख लिया था कि A इक्वल टू P इक्वल टू Z, ये कारण था जिसके कारण एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब बताइए इस मैग्नीशियम का Z कितना दिखाई दे रहा है, तो 12, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, तो 12, प्रोटॉन कितना होगा, तो 12। अच्छा, वेट बताना है तो N+P। अच्छा, यहाँ से हमने एक फॉर्मूला डिफाइन कर दिया कि A इक्वल टू N+P, वेट जो होगा वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम न्यूट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे, तो A+P, प्रोटॉन प्लस में इस तरफ आएगा तो आपका P क्या हो जाएगा, माइनस में, A-P। ठीक है, ये न्यूट्रॉन का वैल्यू भी आ जाएगा। आइए यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। वेट मुझे बताना है, इससे पहले न्यूट्रॉन निकालना है। तो वेट अगर याद हो मुझे कि वेट कितना है, 24, तो A के स्थान पर 24 माइनस P, प्रोटॉन कितना होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल, इलेक्ट्रॉन कितना है, 12, तो प्रोटॉन भी कितना हो गया, तो 12 इज इक्वल टू N। 24 में से 12 गया तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू क्या, N हो गया। न्यूट्रॉन भी हो गया, आ गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एटॉमिक वेट हमने देख लिया कि N+P। ये छोटे सी बेसिक चीज़, दो चीज़ें देख लिए। आइए अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कैलकुलेशन करते हैं, किसमें, तो ये हमने एक एटम के अंदर देख लिया। अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे मैंने कहा कि एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, H2O, वाटर, इसमें मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन ये वाटर मॉलिक्यूल्स अपने पास रखता है। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर A इक्वल टू P इक्वल टू Z। जब भी मॉलिक्यूल्स में मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गणना करनी होगी, कैलकुलेशन करना होगा, तो पहले हम इस मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे। तोड़ते हैं, इस मॉलिक्यूल्स को मैंने तोड़ दिया है कि इसके अंदर कौन कौन से एटम्स दिखाई दे रहे हैं। एक हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाइड्रोजन के केस में कि Z इज इक्वल टू कितना, तो 1, तो E इज इक्वल टू कितना, 1, और P इज इक्वल टू कितना, 1। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना, तो 0। हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑक्सीजन के पास चलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर यानी कि Z कितना है, तो 8, इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 8, प्रोटॉन भी कितना हो गया, 8, जो A होगा वो कितना होगा, तो N+P, और इसका वेट होता है 16। ये एक पार्टिकुलर एक एटम के लिए हो गया। अब मुझे बताना है टोटल इस H2O मॉलिक्यूल्स के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे।
तो इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को पहले हम एटम के फॉर्म में तोड़ते हैं कि इसमें कौन कौन से एटम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और चूंकि ये एटम है तो एटॉमिक फॉर्म न्यूट्रल होता है, तो E = P = Z। Z हो गया 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1 और न्यूट्रॉन 0। ठीक है, एक ये ऐसा एलिमेंट है हाइड्रोजन आपका जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक इसमें ऑक्सीजन भी दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन का Z यानी एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 8, प्रोटॉन भी 8 और वेट होता है 16। ये तो अलग अलग पार्टिकुलर एक एक एटम के होते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन H2O मॉलिक्यूल्स। एक H2O के मॉलिक्यूल्स के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, और ऐसे हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं? तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × 1 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 1 ऑक्सीजन, और 1 ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 8 इलेक्ट्रॉन, और ऐसा ऑक्सीजन कितना है? तो 1 है, तो 1 × 8 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट कर देते हैं, 2 1 = 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना? तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल्स के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 10 होगा। एक वाटर के मॉलिक्यूल्स। कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया। अमोनिया अमोनिया इसका फॉर्मूला होता है NH3। इस अमोनिया के पास टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना होगा? उससे पहले हम इसको पहले तोड़ देते हैं एटम के फॉर्म में। एटम के रूप में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। तो पार्टिकुलर पहले एक एक एलिमेंट की, एक एक एटम की बात कर लेते हैं। इस नाइट्रोजन का Z कितना होता है? तो 7। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। प्रोटॉन कितना होगा? 7। एक हाइड्रोजन के पास, इसके पास जो Z होगा वो कितना होगा? तो 1। इलेक्ट्रॉन भी कितना? 1। प्रोटॉन भी कितना? 1। न्यूट्रॉन कितना होगा? 0। अब आइए बात करते हैं पूरे इस NH3 के मॉलिक्यूल के पास। कह सकते हैं हम कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NH3 मॉलिक्यूल्स टोटल कितना होगा? तो एक नाइट्रोजन के पास, पहले तो इसमें नाइट्रोजन नाम का जो एलिमेंट एटम है कितना है? तो 1। तो 1 × और 1 नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना? तो 1। यानी एक हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन 3, तो 3 हाइड्रोजन × एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना? तो 1 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट कर दिया मैंने, 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना? तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। इसी प्रकार हम प्रोटॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके पास? तो इन NH3 मॉलिक्यूल्स के पास। देखिए एक नाइट्रोजन है तो 1 नाइट्रोजन × 1 नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन कितना? तो 7 प्रोटॉन, तो 7p, प्लस एक हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कितना? तो 1। तो एक हाइड्रोजन × एक के पास एक प्रोटॉन, और हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है? 3, सॉरी तो 3 हाइड्रोजन और एक के पास एक प्रोटॉन, तो 3 के पास 3 प्रोटॉन, सॉरी 3 हाइड्रोजन है और प्रोटॉन कितना है? 1। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, 7p प्लस 3p इज इक्वल टू 10 प्रोटॉन्स। ठीक, ये तो हमने देख लिया मॉलिक्यूल्स में। अब आते हैं आयंस की बात करते हैं। आयंस की, इन केस ऑफ आयंस, आयंस कहने का मतलब जिस पर चार्ज दिखाई दे, आयंस। ठीक है, आयंस 2 प्रकार का, आयंस मेरे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं केटायन, दूसरे को कहते हैं एनायन। ठीक है, केटायन पॉजिटिव चार्ज, एनायन माइनस चार्ज वाला। आइए देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल। अगर मैं कहूँ आपसे कि अमोनियम इसका फॉर्मूला NH4 प्लस, इसमें मुझे बताना है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे। आइए देखते हैं।
सबसे पहले अमोनियम NH4+, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एटम के फॉर्म में। एक नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है और 4 हाइड्रोजन है, तो पहले पार्टिकुलर एटम की बात करते हैं। एक नाइट्रोजन, इसका Z कितना होगा, तो 7, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7, प्रोटॉन कितना होगा 7, अभी हमने देख लिया। हाइड्रोजन है Z, इसके पास 1, यानी इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन है 0। अब मुझे बताना है कि इस अमोनियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, आयन्स होंगे, इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा। लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NH4+ अमोनियम आयन्स। एक नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है 7, एक नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन कितना है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है 1, और ऐसे ऐसे हाइड्रोजन इस NH4 में कितना दिखाई दे रहा है, तो 4 हाइड्रोजन, तो 4 × 1 इलेक्ट्रॉन। ये प्लस का जो चार्ज है ये क्या शो करता है, तो ये बताता है कि NH4 जो अमोनियम मॉलिक्यूल्स है उसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पर, तो 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, उसमें से माइनस कर देना है 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन। प्लस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। अगर माइनस होगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। आइए एक माइनस यानी कि एनायन वाला एक केस देखते हैं। एनायन वाले के केस में क्या होगा, एनायन वाला केस जैसे मैंने ले लिया कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला CO3 - इस कार्बोनेट में मुझे बताने हैं कि ये जो कार्बोनेट है आयंस, ये अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन को रखता है। सबसे पहले इसको हम सेपरेट कर देते हैं अलग अलग एटम्स में। एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। कार्बन का आपके पास जो Z होता है वो 6 होता है, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 6, प्रोटॉन भी कितना होगा 6। एक ऑक्सीजन का Z होता है 8, इलेक्ट्रॉन भी हो गया आपके पास 8, प्रोटॉन भी हो गया 8। बात करते हैं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CO3 यानी कार्बोनेट आयंस के पास। देखिए एक पार्टिकुलर कार्बन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कार्बन कितना दिखाई दे रहा है, तो 1, तो 1 कार्बन, और 1 के पास इलेक्ट्रॉन कितना, तो 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन है। एक पार्टिकुलर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ऑक्सीजन इस कार्बोनेट में कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, तो 3 ऑक्सीजन इंटू एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना, तो 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद से 2 माइनस का मतलब कि इस कार्बोनेट ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, गेन किया है, इनके 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट कर देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 24 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना, तो ये हो गया 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार प्रोटॉन्स भी होगा। ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने बेसिक्स ये देख लिया कि किसी एलिमेंट्स, कंपाउंड या रेडिकल्स होगा, उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखता है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपने 12th का चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे।